हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास हम सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज का टॉपिक है सेविंग द एनवायरनमेंट। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग अपने कंफर्ट के लिए ऐसी ऐसी चीजों का यूज कर रहे हैं जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है और इसके साथ ही गर्मी भी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। और तो और मैम, सबसे ज्यादा गर्मी एसी के एक्सेसिव यूज से हो रही है। अगर हम कंपेयर करें 2024 में 2023 के मुताबिक 30% ऑफ एसी की सेलिंग इंक्रीज हुई है। सही कहा बेटा आपने। तो इसी चीज का सलूशन लेते हुए आज हमारे बीच आने वाले हैं मिस्टर आयुष अलविदा, जो हम सभी को अपने न्यू इको फ्रेंडली नेचर फ्लो एसी से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। नेचर फ्लो एसी? क्या ये एसी नॉर्मल एसी से अलग होने वाला है? तो जी हाँ दोस्तों, ये एसी नॉर्मल इको फ्रेंडली एसी से बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसे बिल्कुल इको फ्रेंडली बनाया है। Sorry for interrupting, sir, but by the way, you are looking so handsome. देखिए 98। टॉपिक इको फ्रेंडली एसी। एसी और इको फ्रेंडली, जहाँ तक मुझे पता है सर, एसी में तो सीएफसीज एंड एचसीएफसीज गैस का यूज होता है। बट तुमको नहीं पता है, गवर्नमेंट ने तो 2003 में एचएफसी गैस को बंद कर दिया। अब तो एचएफसी गैस का यूज होता है। अरे तो एचएफसी गैस कौन सा एनवायरमेंट फ्रेंडली है? एचएफसी गैस में तो काफी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। Although HFCs ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करता, unlike CFCs and LCFCs, ग्लोबल वार्मिंग के बाद उसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट भी पड़ता है। और तो और एचएफसी गैस महंगे भी आते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो इसी प्रॉब्लम का तो सलूशन लेते हुए इन लोगों ने लॉन्च किया है नेचर फ्लो एसी, जो एचएफसी गैस को रिप्लेस कर देगी। जी बिल्कुल सही कहा आपकी मैडम ने। हम लोगों ने हमारे एसी के अंदर सीएफसी गैस और एचएफसी गैस को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। आइला, तो आपने कौन से गैस का इस्तेमाल किया है? तो हम लोगों ने हमारे एसी के अंदर इस्तेमाल किया है हाइड्रोफ्लोरोलिफेंस गैस का। सर, हाँ बोला सर आपने, हाइड्रोफ्लोरो लिफेंस बच्चों, हाइड्रोफ्लोरोलिफेंस। क्योंकि इस गैस के अंदर अल्ट्रा लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है और साथ ही साथ ये ओजोन लेयर को जरा भी हार्म नहीं करता। अरे सर, ये तो आपने एक तीर से दो निशाने लगा दिए। तो ये गैस तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को भी बढ़ा देगा? अरे बिल्कुल नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बढ़ाने के बजाय उसको 30% तक कम करेगा और साथ ही साथ कूलिंग इफेक्ट को भी बढ़ा देगा। ओ भाई साहब, तब तो एसी के सस्टेनेबिलिटी को भी सपोर्ट करता होगा ये। यस बेटा, इन्हें यूज करने से आप ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते हो। अच्छा ये बताओ बच्चों, क्या आप लोगों को पता है नॉर्मल एसीज में किस एब्सॉर्बेंट का यूज होता है? नहीं मैम। मैं बताती हूँ, लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन का, जिसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भारी मात्रा में वाटर की जरूरत पड़ती है, जो वाटर रिसोर्सेज को डिप्लीट करता है और उसे कॉन्टेमिनेट भी करता है। और मैम, लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने से भारी मात्रा में CO2 भी रिलीज होता है। यस बेटा। मैंने तो ये भी सुना है मैम, लिथियम का हर टन रिजल्ट करता है 15 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में। अरे तो इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया है हमारे एसी ने। तो देरी किस बात की, बताइए हमारे बच्चों को। पुराने अब्सॉर्बेंट लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन, जिसकी आप सबने इतनी बुराई की, उसको रिप्लेस करते हुए हम सबने जियोलाइट और सिलिका जेल को एज अब्सॉर्बेंट हमारे एसी में इस्तेमाल किया है। सिलिका जेल और जियोलाइट से दोनों को इसी में यूज करने से क्या फायदे होंगे? तुम्हें नहीं पता बेटा, सिलिका जेल और जियोलाइट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भारी मात्रा में वाटर की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही इसको एक्सट्रैक्ट करने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। उसके साथ ही साथ ये रियूजेबल भी होते हैं और काफी हाई एफिशिएंसी के साथ वर्क करते हैं। सर, कल मेरे घर में एसी की सर्विसिंग हो रही थी। मैंने उसके ऊपर कुछ डाली जैसी चीज देखी थी। तो क्या वो एयर को प्योरीफाई करता है? तुम्हें नहीं पता बेटा, उसे फिल्टर कहते हैं और हाँ, वो एयर को प्यूरिफाई का काम करता है। मैम, जहाँ तक मुझे पता है, वो फिल्टर एयर को प्यूरिफाई तो करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते कि वो हमारे लिए सफिशिएंट हो। एसी में जो फिल्टर यूज किए जाते हैं सर, उनमें से एक के नाम तो मुझे भी पता है, वो होता है कार्बन फिल्टर। केवल कार्बन फिल्टर नहीं बेटा, क्लीनिंग फिल्टर्स का भी यूज होता है।
उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर, हेपा फिल्टर, फाइबर ग्लास फिल्टर का भी यूज किया जाता है। सर इनमें से सबसे अच्छा वाला फिल्टर कौन सा है? इनमें से सबसे अच्छा फिल्टर है हेपा फिल्टर। तो सर क्या आपने अपने एसी में हेपा फिल्टर का इस्तेमाल किया जी है? हाँ दोस्तों, हम लोगों ने हमारे एसी के अंदर हेपा फिल्टर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये एयर को 99.97% प्यूरिफाई करता है और साथ ही साथ अभी हमारे मार्केट में हेपा फिल्टर से अच्छा एयर प्यूरिफायर अवेलेबल नहीं है। पर सर हेपा फिल्टर तो काफी हाई मेंटेनेंस होते हैं, जिसको बहुत जल्दी जल्दी क्लीन या बदलवाना भी पड़ता है। जी हाँ मैम, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। इसी हाई मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक्सटर्नली यूवी फिल्टर का भी इस्तेमाल किया है। तो सर एक्सटर्नली यूवी फिल्टर के इस्तेमाल से क्या हेपा फिल्टर का मेंटेनेंस कम हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, जब एक्सटर्नली हम लोग यूवी फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे तो हेपा फिल्टर के पास जाने वाली एयर ऑलरेडी प्यूरिफाइड होगी और उनका वर्क प्रेशर लो हो जाएगा और साथ ही साथ मेंटेनेंस भी लो होगा और हमारे पास एयर जो मिलेगा वो और भी ज्यादा प्यूरिफाइड और क्लीन होगा। बढ़िया सर, आपके कहने का मतलब हेपा फिल्टर एसी के लाइफ को बढ़ा देगा। यस बेटा, अगर एसी में डस्ट पार्टिकल्स कम जाएंगे तो सिस्टम की एफिशिएंसी भी अच्छी रहेगी और कंपोनेंट्स जल्दी खराब नहीं होंगे। सर अंदर की बात तो हमने बहुत कर ली, अब सर हमें कुछ बाहर की बनावट के बारे में भी बता दीजिए। इस मशीन को बनाने के लिए जिस भी मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है ना, वो सारे के सारे रिसाइकल्ड मटेरियल्स हैं। इस एसी के इतने सारे फायदे हैं, तो इसका प्राइस क्या होगा मार्केट में? इसका इनिशियल कॉस्ट नॉर्मल एसी से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने बताया ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को 30% कम करेगा, तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल साबित होगा। अरे वाह, मैं तो आज ही अपने घर जाके अपने मम्मी पापा को नेचर पॉलिसी के बारे में बताऊंगी। Thank you, respected judges and audience present here. I, Riddhi, with my team, Creative Crew, presented our small business idea of eco-friendly air conditioners. Now, if you have any questions, then we are open for it. ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या सिर्फ आइडिया लेवल पे है कि आपने कोई प्रोटोटाइप कराया है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं सर, ये सिर्फ अभी आइडिएशन आइडिया स्टेज पे है। Actually, if you can see, is it clear? यस, Okay, but it is our prop, like ऐसा हमारा मॉडल रहने वाला है एसी का, like ऊपर में जैसे मैंने बोला था सर, ऊपर यूवी फिल्टर का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हेपा फिल्टर का वर्क प्रेशर कम हो जाए। और ये प्रयास तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से, इनोवेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इसमें काम करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपने अभी आइडिया लेवल पर है, प्योरली आइडिया लेवल पर है। इस आइडिया को वैलिडेट स्टार्टअप का स्टेजेज होता है, ऐसा समझो। सिर्फ आइडिया ही हम अगर ले लेते हैं तो आइडिया को क्या करना पड़ता है, वैलिडेट करना पड़ता है। वैलिडेट करने के लिए 3 बातें होती है इसमें, कि एक टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होगा, टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलेगी, इसके बाद प्रोटोटाइप तैयार करने में हमें कहाँ से कितने इंफ्रास्ट्रक्चर लगेंगे, फिर फाइनेंस के क्या रिक्वायरमेंट होगा। इन 3-4 चीजों को लेके हम आइडिया को वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करके बाद जब मार्केट में हम टेस्ट करते हैं कि मार्केट में जाते हैं, क्योंकि स्टार्टअप जो होता है ना, वो अल्टीमेटली मार्केट में जो हम ले जाते हैं, इसके लिए प्रोसेस होता है, स्टेजेस होते हैं। वो सोचने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन करने के लिए या मार्केट में जाने के लिए इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। बेस्ट विशेष, आपका एफर्ट अच्छा है, ठीक है, लेकिन प्रोटोटाइप पे काम करो। जो एक प्रोडक्ट ना एटलीस्ट बनाना है, जैसे 4 लोग हो, 5-5 हजार लगाओगे, 20 हजार, 10-10 हजार लगाओगे तो कितना हो गया, 40 हजार। उसको एक प्रोडक्ट रेडी करो, उसमें क्या चैलेंजेस है वो ओवरकम करना है। जरूर सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज।